सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है रोलेस थ्योरम के साथ। रोल्स थ्योरम, देखो रोल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट्स से वी हैव अ फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है। सो लेट fx be a function subject to following conditions. फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस है। f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड पॉइंट है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि f डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, फॉर एवरी पॉइंट, है ना, हर एक पॉइंट के लिए इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ए बी के बीच में। और थर्ड पॉइंट है ना, तीन पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इंटरवल का जो बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, वो इक्वल है। तो मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले ये बोला गया कि कोई एक फंक्शन है जो ये तीन कंडीशंस है ना सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। देन देन थ्योरम ये कहता है क्या हो गया, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा, ये स्टक हो गया है। रुको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, ये स्टक हो गया सिस्टम।
तो रोल्स थ्योरम में है ना, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. फर्स्ट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, सेकंड इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, एंड द थर्ड पॉइंट वाज कि ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है. देन हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one point x is equal to c such that c belongs to open AB where f dash c is 0. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है थ्योरम. लेट्स से कोई भी फंक्शन है अपने पास, तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ इधर, और आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. मतलब कंटिन्यूअस है ना, मतलब कि कर्व कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है. डिफरेंशिएबल है, कहीं भी शार्प एज नहीं है कर्व पर. थर्ड, ए पर और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो लेट्स से मैं एक बना देता हूँ ग्राफ ऐसा. ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है. तो देखो ए और बी दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है ना. ये वाली वैल्यू होगी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. और फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यूअस, हाँ कंटिन्यूअस भी है. सेकंड डिफरेंशिएबल, हाँ डिफरेंशिएबल भी है. तो क्या कह रहा है, देन ऐसा होगा कि ए और बी के बीच में कम से कम है ना, एटलीस्ट एक पॉइंट कोई आपको मिलेगा, एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी जो ए बी के बीच में ही होगी, है ना. और उस पॉइंट पर है ना, उस सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा. तो एक पॉइंट ये दिख रहा है हमें, देखो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, ये पॉइंट एक मिला है C1. एक और मिल रहा है, देखो ये भी एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो एक C2 भी मिला है. एक और पॉइंट मुझे दिख रहा है ये वाला, जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो ये C3 मिला है. तो कह रहा था ना, कम से कम एक तो मिलेगा ही, हमें तीन मिल गया यहाँ पर. यही बात है, बस यही है रोलेस थ्योरम आपका. अब हम लोग लेते हैं इस पे क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई बोर्ड में आता है ये सब है ना काफी ज्यादा. वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स आपको दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इन क्लोज्ड -3 से 0. ठीक है, वेरीफाई करने को बोला है, तो मैं आपको बताता हूँ पहले करना कैसे है. वेरीफाई करने को बोला है, मतलब पहले तो जो तीन कंडीशंस थे वो फुलफिल होने चाहिए ना. तो आप लिखोगे है ना, बोर्ड में जब सवाल आएगा ये, तो आप पहले लिखेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, पूरे में -3 से 0 में. सेकंड आप लिखेंगे कि फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल 3 to 0. ठीक है, फिर आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे. थर्ड पॉइंट क्या था कि -3 और 0 पर वैल्यू निकाल के बताओगे. तो f-3 पर वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये पार्ट से 0 हो जाएगा. फिर आप f0 की वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ पर 0 पुट करने से 0 हो जाएगा. तो आप लिखोगे f-3 इज इक्वल टू f0, मतलब तीनों पॉइंट्स फुलफिल कर रहा है फंक्शन. तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि -3 और 0 के बीच में कोई पॉइंट रहा होगा, है ना, जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा. तो एक्चुअली वो c की वैल्यू जो है वो हमें निकाल के देनी होती है. चलो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का पहले तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा. फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले फंक्शन को मैं लिख लेता हूं ऐसे, x² + 3x इंटू ई रेस टू द पावर -x/2.
तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक ये फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 साथ में लिखा है, प्लस अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x को लिख लूंगा, और e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, और फिर माइनस एक्स बाई टू का करेंगे तो माइनस का 1/2। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है ना। तो हमें पता है कि कोई x की वैल्यू c के लिए, है ना, कोई x की वैल्यू c के लिए f डैश c 0 हो रहा होगा। तो आपका बन जाएगा 2x की जगह c रख दो सब जगह ना, बस। तो 2c+3 और e की पावर -c/2 प्लस c² + 3c ई रेस टू द पावर -c/2 -1/2 इक्वल टू कर देना है 0 के। अब देखो ये e की पावर वाली चीज ना, ये तो हम कॉमन लेके हटा देंगे, और क्या हो जाएगा, और हम चीजें सॉल्व करते हैं। तो ये 2 जो नीचे है इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 4c+6, और ये माइनस हो जाएगा, -c² -3c इक्वल टू 0। तो राइट साइड लेके चल रहे हैं, तो c² हो रहा है, और 4c - c है, राइट साइड जाएगा तो -c हो जाएगा, +6 राइट साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो ये तो 3 - 2 दिख रहा है। तो c की वैल्यू आ रही है 3, और c की वैल्यू आ रही है -2। हमें क्या बताना था, c का वैल्यू बताना था जो -3 और 0 के बीच में हो। तो -3 और 0 के बीच में क्या है आपके पास, -2 है जो -3 और 0 के बीच में है। ये वाला पॉइंट हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये आप लिखेंगे कि सिंस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -3 से 0, है ना, तो ये आंसर नहीं है। हाँ, -2 बिलोंग कर रहा है -3 से 0 में, तो आपका c = -2 ये आंसर बनेगा। समझ में आया कैसे वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम, और रोल्स थ्योरम क्या है। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन दिया है sin x अपॉन ई की पावर x, आपको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम इन 0 से पाई। करिए, सॉल्व करिए। रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, मतलब c की वैल्यू निकाल के देनी है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो आपको चेक भी करना है ना कि कंडीशन सेटिस्फाई भी होने चाहिए, तब आप निकालेंगे फिर c की वैल्यू। करो सॉल्व। क्या कह रहे हैं आप, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी प्रियांशु। हाँ सुनिए।
सर पहले की स्लाइड दिखाओ ना। पाई बाय 4। हाँ करेक्ट है, पाई बाय 4 सही है। ओके सर। चलो सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन। जीरो पर वैल्यू निकाल लेते हैं, जीरो पर साइन जीरो जीरो देगा। और एफ पाई पर वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन पाई जीरो होता है तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग डेरिवेटिव पर आ जाते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो आप या तो कोशिएंट टूल लगा लो, या इसको इस तरह से लिख लो। कैसे लिख लो कि साइन एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो अब हमें प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो साइन और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और ई माइनस एक्स, ऐसे एज इट इज रहेगा। इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व करना है, तो ई की पावर माइनस एक्स तो गायब हो जाएगा और आपको कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मिल रहा है। तो बेसिकली tan x इक्वल टू वन मिल रहा है। तो tan x इक्वल टू वन से x की क्या वैल्यूज मिलेंगी, जो जीरो से पाई के बीच में है। तो जीरो से पाई के बीच में आपको x इक्वल्स टू पाई बाय 4 मिल रहा है। तो दिस इज योर आंसर, यही आपकी c की वैल्यू है। खत्म। कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स आपको दिया है एक्स क्यूब 3x² 2x 5, वेरीफाई करना है इन 0 से 2 में। करिए। नॉट एप्पल क्यूब। क्या चीज? सर F0 और F2 सेम नहीं आ रहा। F0 और F2 सेम नहीं आ रहे हैं? अरे हाँ, यहाँ माइनस होगा। Shit, ये माइनस है।
हुआ, सॉल्व हुआ। 1 + 1/√3। करेक्ट। बाकी लोग को समझ आ गया है, नहीं आ रहा, क्या कहीं फंस गए, क्या दिक्कत है? 2√3/6 है, तो आ हम्म जाएगा 2√3/6। करेक्ट है। और बाकी लोग नहीं कर रहे सॉल्व, या समझ नहीं आया? तो कंटिन्यूअस दिख रहा है, पॉलिनॉमियल है और डिफरेंशिएबल भी होगा। देन हम 0 और 2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f0 पर वैल्यू आ रही है 5 और f2 पर भी 5 आ जाएगा। तो हमें डेरिवेटिव कर लेना है, f डैश आ जाएगा 3x² - 6x + 2 इक्वल टू 0 करके करना है सॉल्व हमें। तो x की वैल्यू आ रही है -b ± अंडर रूट में b² - 4ac, है ना, तो 36 माइनस 24, तो आपका आ रहा है अपॉन 2a। सो 6 प्लस माइनस और 36 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 8। 8 सॉरी 12, 12 को हम बोल सकते हैं 2√3 अपॉन 6। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 ± 1/√3। तो यही आपकी सी की वैल्यूज है। यहाँ पर 2 सी की वैल्यू मिल रही है, मिल सकता है, रोलेस थ्योरम बोला ही था, एटलीस्ट 1, है ना, एक या एक से ज्यादा मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फंक्शन एफ एक्स है आपके पास 1 - x⁻²/3। वेरीफाई करना है इन -1 से 1। सॉल्व करिए। जीरो 0 पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज की फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस है ये नहीं आपको दिख रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट्स पर, इन सारे में, है ना, पूरे में चेक करना है आपको। उसके बाद डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल के लिए क्या करें, पहले तो डेरिवेटिव ही उठा के कर दो, सीधे ही, है ना, सीधे ही उठा के डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स। तो आपको मिल रहा है क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? -2/3 तो x हाँ, -2/3 और -1 करेंगे तो नीचे लिख सकते हैं x का पावर 1/3, ठीक है ना। और अब क्या करना है कि आप -1 और 1 पर वैल्यू तो निकाले ही होगे, है ना, तो -1 और 1 पर वैल्यू दोनों पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस भी है और वैल्यूज भी दोनों पर सेम आ रही हैं। डिफरेंशिएबल की बात रही, तो अभी हम देख लेते हैं कि जो पॉइंट्स है ना, जो पॉइंट आपको लग रहा है कि इसके बीच में, है ना, जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, दैट इज 0, है ना, x = 0। तो 0 पर आप क्या कर लो, इसका देख लो 0 पर डिफरेंशिएबल तो है ना,
तो जीरो पर डिफरेंशिएबल के लिए क्या कर लेंगे, एफ डैश एक्स तो निकाल ही रखा है, बस जीरो पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप डेरिवेटिव देखो, मतलब इसमें जीरो जीरो प्लस और जीरो माइनस चेक करो। तो एफ डैश जीरो प्लस करेंगे तो -2/3, और जो x की पावर में 1/3 है ये ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो अपने पास पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हमें कुछ पॉजिटिव ही मिलने वाला है, फाइन, पॉजिटिव मिल जाएगा पावर 1/3 करने से, सो दैट गिव्स माइनस इनफाइनाइट। और एफ डैश जीरो माइनस, कोई बताएगा एफ डैश जीरो माइनस पर क्या वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके बताइए। बस इनफाइनाइट। हम्म, राइट, तो माइनस करेंगे ना, जीरो माइनस रखेंगे तो -2/3, और जब जीरो माइनस का आप ऑड पावर लोगे तो माइनस फिर से मिलेगा आपको, है ना, तो -2/3 और समथिंग माइनस मिलेगा आपको, और जीरो, तो क्या हो रहा है आपको, ये प्लस इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। तो देख रहे हो जीरो पर एक प्लस पे, जीरो प्लस पे माइनस इनफाइनाइट, और जीरो माइनस पे प्लस इनफाइनाइट, तो जीरो पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं था, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो क्या होगा, रोलिस थ्योरम इस पॉइंट पर एप्लीकेबल है ही नहीं, है ना, रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। आपको रोल्स थ्योरम में बोला था कि हर एक पॉइंट पर, है ना, हर एक पॉइंट पर, फॉर एवरी पॉइंट ए और बी में आने वाले इंटरवल के बीच में आने वाले सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, तो हम लोग लिख देंगे नहीं, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है इधर, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अब क्या है कि जो इस तरह के सवाल है जिसमें आपको चेक करने से कहीं प्रॉब्लम हो गई है, रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ठीक है, आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे आज तो आपको आइडिया भी लगेगा। बहुत ही सिंपल आसान से सवाल जो ऊपर हम देख रहे थे, है ना, जिसमें होना ही है ना, कंडीशन फॉलो करना ही है, ज्यादा दिमाग चलाने का ही नहीं है, बोला है वेरीफाई करो तो होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं होगा बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, आपको चेक करना है इन -1 से 1 में, रोज थ्योरम वेरीफाई करो। क्या आ रहा, नॉट एप्लीकेबल। Rolle's theorem not applicable. नॉट हाँ एप्लीकेबल। होना ही नहीं था, सही बात है ना, ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता है जीरो पर, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो इसके अंदर हमें एक पॉइंट मिल गया जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, खत्म बात, है ना, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। ओके सुजल, इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखो क्या किया हमने कि जो भी आपका एफ एक्स था ना उसको हमने एफ डैश किया, डेरिवेटिव लिया, और -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट है जीरो, और जीरो पर अगर हम ना लिमिट निकालें एफ डैश का, तो जीरो प्लस पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब एक छोटा पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं। अब एक्स की पावर में क्या है, 1/3 है, मतलब ऑड पावर है ना, 1/3 कैसा पावर है, ऑड है, तो पॉजिटिव रख रहे हैं तो पॉजिटिव ही मिल जाएगा, और नीचे जीरो है तो क्या है, इनफाइनाइट मिलेगा, लेकिन यहाँ से माइनस का। ऐसे ही जीरो माइनस पर देखेंगे तो जीरो माइनस मतलब हम नेगेटिव नंबर रख रहे हैं और उसका पावर है ऑड,
नेगेटिव का पावर ऑड लेंगे तो वापस नेगेटिव मिलने वाला है, तो माइनस में है ना, नेगेटिव करके बहुत छोटा नंबर मिला है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया है, और नीचे बहुत छोटा था मतलब जीरो को टेंड कर रहा था, तो पूरा चीज इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा और प्लस वाले इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव ये दोनों इक्वल नहीं आया है, नहीं आया है तो नॉट डिफरेंशिएबल है जीरो पर। और जब इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां पर नॉट डिफरेंशिएबल हो फंक्शन, तो रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है सुजल। यस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर fx is equals to 2x x minus 3 की पावर n इन 0 से 3 is 3/4, देन आपको n की वैल्यू बतानी है क्या होगा। आपको c की वैल्यू दी है 3/4 इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में, तो आपको n की वैल्यू पूछा गया है। सॉल्व करो। कुछ वैल्यू आई क्या? थ्री। करेक्ट। चलो सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि c की वैल्यू दिया हुआ है रोल्स थ्योरम में इस फंक्शन पर 0 से 3 इंटरवल पर, ठीक है, और c की वैल्यू दिया है 3/4, है ना, मतलब कि f डैश 3/4 पर क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो पहले f डैश निकाल लेते हैं। f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगेगा, तो 2x का 2 हो जाएगा और x माइनस 3 की पावर n एज इट इज प्लस 2x एज इट इज और डेरिवेटिव n x माइनस 3 की पावर n और x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 होगा, इज इक्वल टू 0 करना है और x के जगह पर क्या रखना है,
3/4 है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको पहले। तो सॉरी n-1 भी आना चाहिए, या n-1 होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लें कि x-3 n-1 हम कॉमन ले सकते हैं, और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2, और x-3 की पावर n-1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा आपको, यहाँ पर बचेगा x-3 और प्लस यहाँ पर बचेगा n और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब तो क्या 0 में चला गया उधर। जो बच रहा है उसमें आप वैल्यू पुट कर लो, x के जगह 3/4। तो x के जगह 3/4 -3 प्लस n 3/4, बस सॉल्व कर लो। तो n की वैल्यू आपको मिल रही है 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एनी two roots of e raised to the power -x minus cos x equal to 0. So prove that between any two आएगा यहाँ पर, between any two roots of this equation there exist at least one root of sin x minus e raised to the power -x is equal to 0. आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसके कोई भी दो रूट्स के बीच में कम से कम है, कम से कम एक रूट इस इक्वेशन का लाए करेगा, ये प्रूव करना है। करिए सॉल्व। हुआ, प्रूव हुआ। देखो जो ऊपर वाली इक्वेशन है आपके पास, e की पावर -x माइनस कॉस एक्स है ना, इसको अगर मैं फंक्शन बोल दूं, कोई फंक्शन बोल देता हूँ, fx इज e की पावर -x माइनस कॉस एक्स, और कह रहा है इसके कोई दो रूट्स हैं आपके पास है ना, तो कोई दो रूट्स इसके अल्फा और बीटा। तो रूट पहले इक्वेशन होगी, तो e की पावर -x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स लेट्स से वी हैव अल्फा बीटा, मान लेते हैं अल्फा बीटा से छोटा है ऐसा। तो इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कोई बताएगा? equal to value of f of beta.
जीरो है ना, पहले तो जीरो आएगा और एफ बीटा भी जीरो आएगा, दोनों ही रूट्स हैं। रूट्स है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही हाँ है। लिखा भी है यहाँ देखो ना, इक्वल टू जीरो, ये वाले इक्वेशन के ये रूट्स हैं, मतलब पूरी चीज जीरो हो रही है अल्फा और बीटा पर। तो मतलब आपको एक इंटरवल मिल गया ना, कौन सा वाला, अल्फा कॉमा बीटा वाला, जिस पर अल्फा बीटा दोनों पर वैल्यू इक्वल आ रही है जीरो के, है ना। जीरो का अपने को लेना देना नहीं था, अपने को तो ये था एफ अल्फा और एफ बीटा सेम आ गया है। और जो फंक्शन है आपका ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम इन इंटरवल अल्फा बीटा। अब रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा एट सम पॉइंट विच इज लाइंग बिटवीन अल्फा बीटा। तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स और साथ में आएगा माइनस वन, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स आया है ना। और हमें पता है फॉर सम सी, फॉर एनी, एनी तो नहीं लिख सकते, फॉर सम सी, सी बिलोंगिंग टू अल्फा बीटा, क्या हो रहा होगा, एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो रही होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि जो आपका ये फंक्शन है क्या है, साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, है ना, ये क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, जहां पर एक्स जो है वो अल्फा बीटा के बीच में है। तो हो तो गया प्रूव, यही प्रूव करना था कि इनके दो रूट्स के बीच में इसका कम से कम एक रूट लाई करेगा। देखो ये वाला फंक्शन मिल गया है हमें यहाँ पर, और इसका रूट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। लास्ट वाला पार्ट एग्जैक्ट। हम्म। तो पहले तो हमने ये ऊपर वाले जो फंक्शन है इसको हमने सेटिस्फाई करा दिया सच दैट कि इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेबल है तो लगा लेते हैं। तो रोल्स थ्योरम में ये कहता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, है ना, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और ये तब होगा जब एक्स की वैल्यू जो है वो अल्फा बीटा के बीच में होगी। मतलब इस इक्वेशन का हमें रूट मिल गया, है ना, रूट मिल गया बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है। यस सर। हम्म। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी बोलते हैं, एलएमवीटी। ठीक है। एलएमवीटी क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स जो सेटिस्फाई कर रहा है फॉलोइंग कंडीशन, एफ एक्स इज satisfying फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस आपके पास पहला कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है दैट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड ए बी। सेकेंड है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल है इन ए बी, है ना, वही दोनों कंडीशन जो वहां पर थे। थर्ड है आपका एफ ए और एफ बी, है ना, फंक्शन की वैल्यू ए और बी पर इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देन
there exist at least one point x equals to c, कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा such that c belongs to ab, c जो है ab के बीच में है, एंड f डैश c, है ना, c पर फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये वैल्यू आएगा। तो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी ये कहता है एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है, और ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो एक सी वैल्यू मिलेगी जो ए बी के बीच में होगी, और उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। समझते हैं इसको थोड़ा सा। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, मैं बनाता हूँ, फंक्शन है, और ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है, और ये आपका ए से बी के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, इंटरवल ए से बी में। तो क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में, है ना, फंक्शन दिख रहा है, कंटिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, ए से बी के बीच में, और फंक्शन की वैल्यू ए पर, फंक्शन की वैल्यू ए पर, है ना, ये है एफ ए, और फंक्शन की वैल्यू बी पर, है ना, ये है आपका एफ बी। तो दिख रहा है थर्ड कंडीशन भी, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, तीनों कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। अब आगे क्या कह रहा है कि कोई एक पॉइंट या एक से ज्यादा, एटलीस्ट यहाँ पर भी है, एटलीस्ट है, एक या एक से ज्यादा मिल सकता है ए बी के बीच में, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो पहले मैं राइट साइड जो लिखा हुआ है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये देखते हैं क्या है। तो एफ बी कहाँ पर है, ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा बी कॉमा एफ बी, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास ए कॉमा एफ ए। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाला मैं एक लाइन, है ना, बनाऊं, तो इस लाइन का मुझे अगर स्लोप लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, मतलब ए और बी के बीच में, है ना, ए से बी तक में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, भाई एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डिफरेंस आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। एवरेज अगर हम देख रहे हैं ए से बी में, तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो आपको ये मिला है, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अब हम लोग लेफ्ट साइड पर आते हैं, लेफ्ट साइड इज एफ डैश सी, है ना, कोई एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव इस एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप इस वाले लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो मिल रहा है ना, मिल रहा है, देखो ये एक पॉइंट है जिस पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो दैट इज पैरेलल टू दिस वाला लाइन। ठीक है, तो दिस इज योर वन ऑफ द पॉइंट, ये आपका C1 है, C1। ऐसे और भी मिल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो मिलेगा, कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक और पॉइंट मिल रहा है आपको, ये भी देखो, यहाँ पर भी आपका C2 पर भी आपने जो टेंजेंट बनाया वो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज वाले लाइन के क्या है, इक्वल है। अब किसी एक पॉइंट पर फंक्शन को हम डेरिवेटिव करते हैं तो वहां से क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलता है ना। तो आपको जो एफ डैश सी मिल रहा है, या तो इसको हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। तो अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो प्रैक्टिकली यहाँ पर, है ना, ये हो रहा है कि कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इक्वल हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है प्रैक्टिकली।
थ्योरेटिकली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त आप चेक करो, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ए बी पर वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ए बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका हम डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकली ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो आप अगर देखो कि ये एफ डैश सी, मतलब रोल्स थ्योरम में क्या कह रहा था, रोल्स थ्योरम में कह रहा था कि एफ ए और एफ बी इक्वल हो जाएगा। अगर हम रोल्स थ्योरम से अब हम कंपेयर करें एल एम वी टी को, तो हमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। हमें एक तो ये नजर आ रहा है कि ये जो थर्ड कंडीशन थी ना, वहां पर एफ ए एफ बी इक्वल था। तो एफ ए एफ बी अगर इक्वल हो जाता है, लेट्स से मान लेते हैं एफ ए एफ बी इक्वल हो जाता है इस केस में, तो क्या होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सेम है ना, सेम ही बात है। एक्चुअली रोल्स थ्योरम जो है वो एक स्पेशल केस है एलएमवीटी का। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एफ ए एफ बी इक्वल होगा तो एफ डैश ही जीरो हो जाएगा। तो रोल्स थ्योरम जो आपका था, रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस, है ना, कुछ नहीं, बस वो एक स्पेशल केस है इसी एलएमवीटी का, एलएमवीटी। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड सी, सी बताना है ऑफ एलएमवीटी। फंक्शन दिया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स माइनस वन इन वन टू थ्री, वन से थ्री में। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो एल एम वी टी बोल रहा है ना, एल एम वी टी का सी बताओ। तो सबसे पहले क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए वन से थ्री में, तो हाँ है यहाँ पर ये। तो हम क्या करना है, हमें हमें एफ डैश करना है, और एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगा एफ थ्री माइनस एफ वन अपॉन थ्री माइनस वन। ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ पर यही लगाया है एफ डैश सी, और सी यहाँ पर क्या है, सी इज बिलोंगिंग टू वन एंड थ्री, वन और थ्री के बीच में कोई सी मिलने वाला है, वो यहीं से मिलेगा अभी हमें सॉल्व करके। चलो सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश सी आप निकाल सकते हो, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो। अंडर रूट में एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो इसका भी हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट में एक्स के जगह हम सी रख रहे हैं, सी माइनस वन इक्वल टू एफ थ्री, फंक्शन की वैल्यू थ्री पर तो रूट टू आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू वन पर जीरो आ जाएगा, अपॉन थ्री माइनस वन टू होता है। कैंसिल कर दो और सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ गया आपका। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो वन बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस वन, तो सी की वैल्यू आ रही है थ्री बाई टू, ये आपका आंसर है। ये वो पॉइंट है जहां पर आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ये भी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपका, बोर्ड में ये वाले सवाल आते हैं, है ना, आसान से ऐसे छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इन वन टू फोर, वन से फोर में आपको सी की वैल्यू बतानी है ऑफ एल एम वी टी। करो सॉल्व।
कुछ आंसर आया क्या? चलो सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू F4 माइनस F1 अपॉन 4 - 1 है ना, ये करना है काम। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दिख रहा है फंक्शन, है ना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, क्वोशिएंट टूल लगाना पड़ेगा। तो एक्स प्लस टू और माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है। तो एफ डैश सी क्या आ रहा है, एफ डैश सी आ रहा है 2/c+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F4। फंक्शन का वैल्यू 4 पर क्या मिलेगा, 4/6 मतलब 2/3 माइनस फंक्शन का वैल्यू 1 पर 1/3 अपॉन 4 - 1 मतलब 3। तो ये वैल्यू आ रही है 2/c+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3, 1/3 और यहाँ पर है आपका 3 मतलब 1/9। करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, ये c+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो c+2 का वैल्यू आ रहा है +-3√2। तो c का वैल्यू आ रहा है -2 +-3√2, है ना। यहाँ से दो वैल्यू मिली है आपको, एक -2 +3√2 और एक -2 -3√2। अब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज 1 to 4 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। जो भी वैल्यूज हमें सी की होंगी वो इसके बीच में आना चाहिए। तो ये तो टोटली नेगेटिव दिख रहा है ना, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो ये तो 1 और 4 के बीच में आ ही नहीं सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो 3√2 -2 करेंगे, हाँ तो ये आपका 1 और 4 के बीच में आता हुआ दिख रहा है। तो सी की वैल्यू आ रही है 3√2 -2, ये आपका आंसर है। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व fx is equal to √x - 2 in 2 to 3 when the tangent is parallel to the chord joining the end points। ये जो फंक्शन है ना, ये कर्व जो है, इसके इस पर एक पॉइंट बताना है ना, 2 3 के बीच में, जहां पर जो टेंजेंट होगा, है ना, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स, मतलब 2 और 3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनेगा फंक्शन पर, उसके पैरेलल आना चाहिए टेंजेंट। तो वो टेंजेंट किस पॉइंट पर बनाया गया होगा वो बताना है।
क्या क्या वैल्यू आई? हम्म। चलो देखते हैं, 9/4 ना। तो क्या करना है कि जो कॉर्ड है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना रहे हैं, उनका अगर हम स्लोप देखें तो क्या होगा, उनका स्लोप होगा f3 माइनस f2 अपॉन 3 - 2। और जो टेंजेंट जिस पॉइंट पर बनाया जाएगा, उस पॉइंट पर जो स्लोप होगा फंक्शन का वो क्या होगा, एफ डैश। कोई पॉइंट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं सी। तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एल एम वी टी, है ना, ये एल एम वी टी की बात कर रहा है। और अगर आप जो ऊपर मैंने आपको ग्राफ में समझाया था, तो ये बिल्कुल वही केस आपसे पूछा है ना, कि जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल हो। तो यहाँ पर देखो, हमने देखा था कि ये आपका ये वाला जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इसके पैरेलल ये वाला टेंजेंट। तो ये पॉइंट आपसे पूछा है, एलएमवीटी लगाना है। ज्योमेट्रिकली आप देखोगे तो सेम बात है। चलिए, तो एफ डैश सी कर लेते हैं। तो 1/2 अंडर रूट सी माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू f3। f3 की वैल्यू 1, 2 पर 0 अपॉन 1। तो क्या आ रहा है, c-2 की वैल्यू 1/4। तो c की वैल्यू 9/4। ये आपका आंसर है, ये वो पॉइंट है, x की वैल्यू ये है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यूज LMVT टू प्रूव tan x is greater than x for x belonging to 0 से π/2। 0 से π/2 में आपको tan x ग्रेटर देन x है, ऐसा प्रूव करना है यूजिंग LMVT। सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, हम फंक्शन अज्यूम कर ले रहे हैं। वी हैव अज्यूम्ड द फंक्शन टू बी tan x, और इसको हम ले रहे हैं इन इंटरवल 0 से x। ठीक है। और इसमें अगर हम LMVT यूज करें, तो f डैश c का वैल्यू होगा tan x माइनस tan 0 अपॉन x-0। f डैश c क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर c हो जाएगा। दिस इज tan x अपॉन x। और आपको sec का अगर रेंज पता हो तो बताओ, sec x का रेंज क्या होता है, बताएगा कोई? sec x का रेंज
-1 से छोटा और 1 से बड़ा, है ना, ये sec x का रेंज होता है -∞ से -1 और फिर 1 से इंफिनिटी। तो अगर आप sec स्क्वायर x देखोगे तो sec स्क्वायर x क्या आएगा, हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो sec स्क्वायर x मैं लिख सकता हूँ इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है sec स्क्वायर, तो आपका tan x अपॉन x भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो प्रूव हो गया कि tan x इज ग्रेटर देन x। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इन 1 to 4। आपको बताना है c की वैल्यू, फाइंड c ऑफ LMVT। कर दो फटाफट सॉल्व, c का वैल्यू बता दो LMVT का 1 से 4 में इस फंक्शन के लिए।5/2। करेक्ट है, ये तो सिंपल है। आप एफ डैश सी ले लो और उसको F4 माइनस F1 अपॉन 4 - 1। तो एफ डैश सी क्या बन रहा है, एफ डैश सी है आपका 2c+2, है ना, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कर लिया है, इक्वल टू F4, 4 पर वैल्यू क्या है 16 और प्लस 8, 24 माइनस 3 21 हो जाएगा, माइनस F1, 1 पर वैल्यू 3 - 3 0 अपॉन 4 - 1 3, तो 3 7 21। तो 2c की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 5/2। ये आपका आंसर है। देखो क्या होता है ना कि जब क्वाड्रेटिक हो, फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक हो, तो जो इंटरवल में बोला गया है उसका ही जो मिड पॉइंट होता है, 1 और 4 का मिड पॉइंट क्या है, 1 + 4/2, 5/2, वही पॉइंट आएगा आपका LMVT में। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हो कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 and 4, एंड पॉइंट्स का अर्थमेटिक मीन या मिड पॉइंट एक ही बात है, क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा होगा। चलें आगे चलें। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, फिर से प्रूव करना है आपको कि cos b माइनस cos a इज लेस देन इक्वल्स टू b माइनस a, है ना, और यूजिंग LMVT। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके। करिए प्रूव। तो अभी तक आपको, है ना, ये समझ में आना चाहिए कि जो LMVT है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एक फंक्शन चाहिए, एक इंटरवल चाहिए, उस फंक्शन में, उस इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो हम LMVT यूज करेंगे फिर आगे। सोचो फिर आप, करो इसको सॉल्व।
हुआ क्या, प्रूव हुआ? सबसे पहले इसकी शक्ल को देखते हुए लग रहा है कि क्या फंक्शन अज्यूम करना चाहिए, बताओ। कौन से? करेक्ट, cos x। और इंटरवल क्या लेना चाहिए? ए टू बी। बिल्कुल सही, ए टू बी। तो हम क्या कर लें, एलएफबीटी लगा देते हैं। एलएफबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ डैश सी की वैल्यू cos b हो जाएगा माइनस cos a हो जाएगा अपॉन b माइनस a हो जाएगा। और एफ डैश सी है ना, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन सी होगा cos b माइनस cos a अपॉन b माइनस a, है ना। आपको जो प्रूव करना है उसकी शक्ल देखें तो मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो वी हैव टू टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, है ना। दोनों तरफ हम मॉड ले लेते हैं। दोनों तरफ मॉड लिया तो माइनस का तो कोई मतलब रह नहीं गया ना, माइनस को हम खा सकते हैं, खा जाते हैं। तो मॉड ऑफ साइन सी इज इक्वल टू कॉस बी माइनस कॉस ए का मॉड और अपॉन बी माइनस ए का मॉड। देखो जो साइन साइन की वैल्यू होती है ना, साइन सी, वो कैसा होगा, साइन सी हमेशा -1 के 1 के बीच में होगा। तो इसका अगर मैं मॉड ले लूँ, मॉड ऑफ साइन सी, तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से 1। ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ साइन सी इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटा होगा। तो कॉस बी माइनस कॉस ए का मॉड अपॉन बी माइनस ए का मॉड भी कैसा हो जाएगा, 1 या 1 से छोटा हो जाएगा। हेंस प्रूव, प्रूव हो गया है cos b माइनस cos a का मॉड इज लेस देन इक्वल टू b माइनस a का मॉड। ये प्रूव करना था। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे, है ना। लास्ट सेक्शन जो रह गया है ना, बाकी सेक्शंस तो हमने पढ़ लिए, मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड डे। आई बाय बाय।